हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओम स्टडी क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जैक द्वारा जो 10th मॉडल क्वेश्चन पेपर साइंस का ऑब्जेक्टिव जो जारी किया गया है उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक ये पार्ट 1 होने वाला है। ये वीडियो होने वाला है पार्ट 1, ठीक है। इससे पार्ट 2 में भी हम सॉल्व करेंगे। आज देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ठीक है। तो यही देखिए, कक्षा 10 का है। कक्षा 10th का है, क्या है, सब्जेक्ट साइंस यानी विज्ञान। 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। ये 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। और कुल 40 प्रश्न पूछा जाता है। हम इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में फिर 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में देखिए, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का। आप ध्यान में रखिएगा, किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। और अवतल दर्पण का कहाँ उपयोग किया जाता है, सोलर कुकर में। किसमें? सोलर कुकर में भी किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा, सोलर कुकर में, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, सोलर कुकर में। और कहाँ किया जाता है, गाड़ियों के हेडलाइट में। गाड़ियों के हेडलाइट में, उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ियों के हेडलाइट में, ठीक है, यानी वाहनों के अग्रदीपों में। आगे है नेक्स्ट, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, क्या संबंध सही होता है। तो देखिए, अगर हम गोलीय दर्पण की बात करें, तो गोलीय दर्पण में अगर हम अवतल दर्पण बना लेते हैं, ये अवतल दर्पण बन गया, ठीक है। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष ये सी, और ये मुख्य फोकस एफ, ठीक है। और सी से ध्रुव के बीच की दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। और फोकस से, मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से ध्रुव की दूरी ये P हो गया। इसके बीच की दूरी क्या होता है, स्मॉल एफ। इसी के डबल क्या होता है, आर, यानी आर बराबर क्या, 2F। आर बराबर क्या, 2F, ठीक है। आर बराबर क्या हो जाएगा, 2F। और एफ को अगर हम फ्री करेंगे, एफ बराबर क्या आ जाएगा, R/2। एफ को हम क्या लिख सकते हैं, R/2। कहीं कहीं ऑप्शन में दोनों रह सकता है, क्या, एफ इक्वल टू R/2 और आर इक्वल टू 2F। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आर इक्वल टू है F/2 पहला है, और फिर क्या है, एफ इक्वल टू R/2। तो देखिए एफ इक्वल टू R/2 होता है, आर इक्वल टू F/2 होता है, नहीं, आर इक्वल टू 2F होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू R/2, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे, आगे देखिए, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, यानी नहीं बदलती है। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन कब होता है, जैसे ये हो गया एक माध्यम हो गया, ठीक है, एक ये परावर्तक पृष्ठ हो गया, ये हो गया विरल माध्यम, ये जैसे हम ले लिए विरल माध्यम, और ये सघन माध्यम ले लिए, दो मीडियम ले लिए, ठीक है। ये पानी ले लिए और ये हवा ले लिए। इसमें क्या होगा, प्रकाश की किरण आएगा और क्या होगा, वो इधर नहीं जाके वो क्या होगा, बैंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, बैंड हो जाएगा। अब क्या हुआ यहाँ पे कि वेग चेंज हो सकता है, तरंग दैर्घ्य भी चेंज होगा, लेकिन आवृत्ति मेरा जो है, यानी ये आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, ये मेरा चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति, ये मेरा बदलने वाला नहीं है, ठीक है। और वेग तो बदल जाएगा, क्योंकि क्या, माध्यम मेरा मीडियम चेंज हो रहा है, विरल से सघन में जा रहा है, तो वेग भी चेंज हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य भी चेंज हो जाएगा, आवृत्ति मेरा चेंज नहीं होगा, ठीक है। आवृत्ति का आपको ध्यान में रखना है, आवृत्ति का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। आवृत्ति का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट हर्ट्ज, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। तो देखिए, क्षमता बोल रहा है, क्षमता क्या होता है, पी। क्षमता किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। तो पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/f। पी इक्वल टू क्या, 1/f, ठीक है। पी इक्वल टू क्या, 1/f। अगर हम एफ की जगह, देखिए एफ कितना है पता है हमको, कितना, 1 मीटर। ये जो होता है, ये किस में होता है, मीटर में होता है। एफ जो होता है किस में होता है, मीटर में।
एफ किस में होता है, मीटर में। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मीटर में, तो पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/f, 1 क्या आ जाएगा, एफ। ठीक है, पी इक्वल टू क्या, 1/f। अब पी 1/f, एफ की जगह 1 हो जाएगा, मीटर में है तो उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू 1 डायप्टर। अब देखिए उत्तल लेंस का बात कर रहा है, क्या, उत्तल लेंस का। तो उत्तल लेंस में मुख्य फोकस किधर, इधर हो जाएगा, f1 f2। अब इसका मुख्य फोकस इधर होता है, तो इसका मुख्य फोकस क्या, पॉजिटिव हो जाएगा, फोकस दूरी भी इधर, तो फोकस दूरी इसका क्या, पॉजिटिव। तो जब फोकस दूरी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो लेंस की क्षमता भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 1D। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फोर डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी, फोर डायोप्टर वाले अवतल लेंस की, अब की बार क्या कर दिया है, अवतल लेंस कर दिया है। ठीक है, अवतल लेंस इस टाइप का होता है। अब इसका बोल रहा है कि क्षमता दिया हुआ है, P इक्वल टू क्या, 1/f। इसको आपको ध्यान में रखना है, f किस में, मीटर में। अब P का मान तो पता है कितना, 4, और f का मान नहीं पता है, तो f यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, f इक्वल टू 1/4। अब देखिए f किस में, मीटर में, यानी ये भी मीटर आ जाएगा, 1/4 मीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 इंटू 100, ये सेंटीमीटर, तो कटेगा कितना, 25 टाइम्स में, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 25 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्या, वाहन के अग्रदीपों में, तो अभी हम तुरंत बताएं कि वाहन के अग्रदीपों में क्या, किसका इस्तेमाल किया जाता है, वाहन के अग्रदीपों में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और साइड मिरर में उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, वाहन के साइड मिरर में। इसको आप ध्यान में रखिएगा, साइड मिरर में, यानी साइड में जो मिरर लगा रहता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। और यहाँ पे बोल रहा है कि वाहन के अग्रदीपों में, तो अग्रदीपों में क्या आ जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो देखिए प्रतिबिंब जब भी बनता है तो कहाँ बनता है, नेत्र के दृष्टि पटल पर बनता है, यहाँ पर बनता है, ये पोजीशन पे मेरा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम, दृष्टि पटल, दृष्टि पटल, जिसको रेटिना भी कहते हैं, क्या, रेटिना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रेटिना। तो कहीं कहीं अगर रेटिना रहे तो वो भी दे सकते हैं ऑप्शन, अगर रेटिना नहीं दिया हुआ ऑप्शन में तो हिंदी में जो दिया हुआ है, हिंदी में क्या दिया हुआ है, दृष्टि पटल, ऑप्शन डी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि प्रतिबिंब जहां भी बनता है कहाँ पे, दृष्टि पटल पे बनता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान नेत्र की दूर बिंदु, तो देखिए नेत्र की दूर बिंदु की अगर बात करें, किसकी, दूर बिंदु की, तो दूर बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु मेरा अनंत होता है, दूर बिंदु क्या, अनंत। ठीक है, और निकट बिंदु की अगर बात करें हम, निकट बिंदु, तो ये होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि सेंटीमीटर में होता है, ये नहीं कि 25 मीटर दे देंगे, मीटर गलत हो जाएगा, मीटर नहीं होता है, किसमें होता है, सेंटीमीटर में होता है, कब, निकट बिंदु। लेकिन यहाँ पे बोला है कि दूर बिंदु क्या होगा, तो दूर बिंदु क्या होगा, अनंत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। इसको आपको ध्यान में रखना है कि दूर बिंदु का जब भी बात करें तो वो अनंत तक देख सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट जो सवाल है क्या है, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, तो देखिए नेत्र में यहाँ से प्रकाश जाता है, कहाँ से, पुतली से, पुपिल, इसको क्या कहते हैं, पुपिल। अब यहाँ से प्रकाश जा रहा है, अगर ज़्यादा लाइट आएगा तो क्या करेगा, इसका साइज छोटा हो जाएगा, छोटा कौन करता है, परितारिका, आइरिस छोटा करता है साइज को, किसके साइज को, पुतली के साइज को, यानी जितना जैसे ज़्यादा प्रकाश आ रहा है तो उसको कम आने देगा, जिससे दृष्टि पटल पर जाने वाली प्रकाश कम हो जाएगा, यानी मात्रा सही जाएगा, उससे क्या होगा, आंख मेरा डैमेज नहीं होगा। तो देखिए अगर ज़्यादा प्रकाश आ रहा है तो उसके साइज को हैंडल कौन करता है, परितारिका, किसके साइज को, पुतली के साइज को, पुपिल के साइज को, यहाँ एल हो जाएगा, पुपिल। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण, तो नियंत्रण कौन करता है, पुपिल, कौन करता है, पुपिल, पुतली, पुतली से ही
जैसे छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे ज़्यादा लाइट आ रहा है छोटा हो जाएगा तो कम प्रकाश होने देगा। अगर वो साइज बड़ा हो जाएगा तो क्या पूरा लाइट जैसे जितना आ रहा है उतना ही रेटिना पर यानी दृष्टि पटल पर चले जाएगा। इसको कहते हैं क्या, रेटिना। ठीक है, तो इसका क्या आएगा राइट आंसर, पुतली। यानी पुतली का साइज क्या होता है, बड़ा होता है छोटा होता है, ये लाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुतली, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो प्रतिबिंब जब भी बनता है मानव नेत्र में तो रेटिना पर कैसा बनता है, उल्टा और वास्तविक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल क्या है कि 1 kWh निम्न में से किसकी इकाई है। तो 1 kWh है, 1 kWh। तो देखिए kWh किलोवाट आवर यानी घंटा। तो 1 kWh इक्वल टू होता है क्या, 1 यूनिट। अब बताइए यूनिट जो होता है ये क्या आता है, यूनिट यानी घर में जो बिजली यूज करते हैं उसका मान होता है। 1 यूनिट बल्ब जलाए, 2 यूनिट मीटर उठा, 3 यूनिट उठा। तो ये किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का। किसका, ऊर्जा, कितना हम एनर्जी वेस्ट किए, ये ऊर्जा का मात्रक होता है। तो जब ये ऊर्जा हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा, किलोवाट आवर क्या हो जाएगा, ऊर्जा। ठीक है, किलोवाट आवर क्या आ जाएगा, इसको भी हम ऊर्जा का ही बोलेंगे रूप। ठीक है, किलोवाट आवर क्या आ जाएगा, ऊर्जा, क्योंकि 1 किलोवाट इक्वल टू क्या था, 1 यूनिट। अब यूनिट क्या है, जो कि हम घरों में बिजली यूज करते हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट जैसे बिल आता। तो ऊर्जा हो गया, वो एनर्जी वेस्ट किया। तो KWH भी क्या आ जाएगा, ऊर्जा का इकाई है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, शक्ति नहीं देना है। शक्ति अगर वाट सिर्फ रहता है या फिर किलोवाट तब शक्ति होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, किलोवाट आवर है, कितना घंटा हम यूज किए। जैसे वाट कितना लोड देके कितना घंटा यूज किए तो वो एनर्जी हो जाएगा, क्या, एनर्जी यानी ऊर्जा। ठीक है, आगे कूलम किसका ऐसा मात्रक है। अब कूलम जो बोल रहा है किसका ऐसा मात्रक है। ठीक है, तो कूलम देखिए, कूलम है विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या, कूलम। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, ए यानी एम्पियर। और विभवांतर का क्या, वोल्ट। और प्रतिरोध इसका क्या, ओम। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कूलम, तो कूलम कहाँ आ गया, ऑप्शन ए में, यानी विद्युत आवेश का ऐसा मतलब क्या, कूलम। तो आपको क्या याद रखना है, ऑप्शन ए, विद्युत आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है, कूलम होता है। आगे देखिए, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर क्या करता है, जैसे हम उसमें करंट दिए तो घूमना शुरू हो जाता है, यानी विद्युत देते हैं तब वो क्या होता है, घूमना शुरू होता है। तो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, यानी हम करंट दिए वो रोटेशनल मूवमेंट में आ गया, यानी घूमने लगा। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा ऊर्जा में बदलता है कौन, विद्युत मोटर। अगर हम ये बोले कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है तो वो होता है जनित्र। वो क्या होता है, जनित्र, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी जनित्र को हम क्या करते हैं, घुमाते हैं तब वो हमको करंट प्रोड्यूस करता है। आगे क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इसका आप जैसे बैटरी बोल सकते हैं। ठीक है, बैटरी जो कि सेल होता है, क्या, सेल। ठीक है, जो कि रासायनिक ऊर्जा, उसमें रासायनिक पदार्थ भरा रहता है किसमें, बैटरी के अंदर में, जो कि हमको करंट प्रोड्यूस करता है, विद्युत ऊर्जा देता है। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विद्युत मोटर वाला, कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी करंट देते हैं तो वो रोटेशनल मूवमेंट में आ जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जल का विद्युत अपघटन, जल का क्या होता है, विद्युत अपघटन होता है तब क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूट जाता है। तो जल क्या होता है, H2O। इसमें जब हम विद्युत धारा देंगे, क्या, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो H2 अलग हो जाएगा और O2 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब जब हम इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ 2 देंगे, यहाँ पे भी क्या, 2। ठीक है, अब देखिए विद्युत धारा दिए तब क्या हुआ, एक यौगिक था, ये क्या हो गया, 2 भाग में टूट गया। तो जब 2 भाग में टूट जाता है तब क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया। अगर 2 मिलके 1 भाग हो जाता, यानी 2 मिलके 1 हो जाता, तब क्या, संयोजन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ 1 से 2 हो रहा है, यानी ए टूट के क्या हो रहा है, बी और सी बना रहा है। तो ये कब होता है, वियोजन अभिक्रिया में। ठीक है, अगर ए प्लस बी मिलकर सी बनाता तब क्या होता, 2 मिलकर यहाँ सी बना रहा है, तब ये संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। लेकिन यहाँ पे एक टूटकर 2 भागों में जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है, CuO प्लस H2, CuO प्लस H2
और क्या है Cu प्लस H2O। दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? उपचयन हो रहा है। उपचयन का मतलब ऑक्सीजन जुट रहा है। उपचयन का क्या मतलब होता है? देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम उपचयन की बात करें, उपचयन, कलर चेंज कर देते हैं, उपचयन, और एक होता है अपचयन। ठीक है, उपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन, पहले ऑक्सीजन लिख देते हैं, ऑक्सीजन का बताते हैं पहले। उपचयन में ऑक्सीजन जुटता है, क्या होता है? जुटता है। और अपचयन में ऑक्सीजन जुटता नहीं है, क्या होता है? ह्रास हो जाता है, यानी हट जाता है। इसमें ऑक्सीजन हट जाता है, हट जाता है किसमें? अपचयन में। और उपचयन में बात करें तो इसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन हटता है, हट जाता है। नेक्स्ट सवाल आ गया, देखिए हाइड्रोजन हट जाता है, इसको मिटाते हैं, हट जाता है, और इसमें क्या? हाइड्रोजन जुड़ जाता है। सीधा सीधा H लिख देते हैं। H क्या होता है? जुट जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या, किस दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? उपचयन का मतलब ऑक्सीजन जुट रहा है। ऑक्सीजन किस में जुट रहा है? देखिए पहले CuO है, पहले क्या है? CuO, और फिर क्या है? H2। तो यहाँ पे H2 सिर्फ था, और फिर बाद में क्या हो गया? H2O हो गया, फिर बाद में क्या हो गया? H2O। इसका मतलब H2 में H2 एक O जुट गया। तो जब ऑक्सीजन H2 में जुट रहा है तो इसका मतलब उसका उपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? H2, क्योंकि H2 अकेले था, उसमें क्या हो गया? O जुट गया, तो उपचयन हो गया उसका, तो H2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में रहता किसका अपचयन हो रहा है, यहाँ पे अगर चेंज कर देता एग्जामिनर, अगर यहाँ पे टाइप इस जगह किया हुआ रहता कि अपचयन किसका हो रहा है, तब क्या होता? CuO। क्यों होता? क्योंकि अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन हटता है, तो यहाँ से ऑक्सीजन था, यहाँ जाके हट गया, तब क्या हो जाएगा? CuO। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब उपचयन, तो उपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन जुटता है, तो जुटा कहाँ है? H2 में जुटा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी। ठीक है, आगे देखिए 16, दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? यह है क्या? कॉपर सल्फेट का विलयन और लोहे की कील। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, लोहे की कील है, तो लोहे की कील जैसे Zn है प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? देखिए यहाँ पे Zn अभी अधिक अभिक्रियाशील है, Zn क्या है? अधिक अभिक्रियाशील है, और CO, सॉरी एक Cu हो जाएगा, कॉपर है, यहाँ पे Cu हो जाएगा। Cu क्या है? कम अभिक्रियाशील है। अब ये क्या करेगा? कॉपर को बोलेगा तुम पीछे चले जाओ, सल्फेट को हमको दे दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ZnSO4 प्लस Cu क्या चले जाएगा? पीछे चले जाएगा, यानी अपने स्थान से क्या है? विस्थापित कर लेगा उसको। तो जब ये विस्थापित कर रहा है, एक दूसरे को हटाकर, एक दूसरे से तत्व को हटाकर विस्थापित कर रहा है, तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? ये विस्थापन अभिक्रिया। 17 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक, तो देखिए प्राकृतिक सूचक की बात करें तो वो क्या है? लिटमस पत्र, ये क्या है? प्राकृतिक सूचक। लिटमस पत्र क्या है? प्राकृतिक सूचक। ठीक है, और ये दोनों की बात करें, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलिन, ये क्या है? कृत्रिम सूचक। इस कहाँ से प्राप्त किया जाता है? कृत्रिम सूचक, और कहीं कहीं इसको संश्लेषित सूचक भी कहते हैं। क्या? रासायनिक सूचक कह सकते हैं इसको, यानी रसायन के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। संश्लेषित सूचक कह सकते हैं इसको, रासायनिक विधि से तैयार किया जाता है। लिटमस पत्र क्या होता है? ये लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। किससे? लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है।
ठीक है, लाइकेन पौधे से किसको प्राप्त किया था? लिटमस पत्र को। अगर बोलेगा प्राकृतिक सूचक का और एक एग्जांपल देना, तो इसका क्या हो जाएगा? हल्दी। हल्दी जैसे क्या है, वो प्राकृतिक सूचक है, ठीक है, यानी प्रकृति से ये प्राप्त किया जाता है, जो प्रकृति से प्राप्त किया जाता है वो क्या आ जाएगा? प्राकृतिक सूचक, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है, प्राकृतिक सूचक बोल रहा था, लिटमस पत्र हो जाएगा। आगे देखिए, किसी विलयन न का पीएच, किसी विलयन का पीएच मान 10 है, वह निम्नलिखित में से क्या होगा? पीएच मान दिया हुआ है कितना? 10। तो देखिए पीएच, जब पीएच 7 से अधिक रहे तो वह क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या क्या होता है वो? क्षारीय, ठीक है। अगर पीएच, ध्यान दीजिएगा, कलर चेंज करते हैं थोड़ा, पीएच अगर 7 से कम रहे वो क्या होता है? अम्लीय, ठीक है। अगर पीएच 7 रहे तो वह क्या होता है? उदासीन, वह क्या हो जाएगा? उदासीन, ठीक है। अब देखिए न्यूट्रल, यहाँ पे बोल रहा है क्या? कि 10 है पीएच मान, यानी 7 से अधिक है, तो जब 7 से अधिक है तो वह क्या हो जाएगा? क्षारीय। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, क्षारकीय, क्षार दिया हुआ है ऑप्शन में, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, क्योंकि 7 से अधिक है। आगे देखिए, दिया गया चित्र क्या सूचित करता है? तो देखिए यहाँ पे एसिड है, और क्या, जब भी अगर आप एसिड या फिर यानी अम्ल तथा क्षार वाले बर्तनों को लेंगे तो उसमें आपका ये सिंबल दिया हुआ रहता है, इसका सूचक दिया हुआ रहता है। क्यों दिया हुआ रहता है? क्योंकि उसमें उसका ये चेतावनी रहता है कि उसके एसिड को, जैसे एसिड वाला डब्बा है, बर्तन है, तो उसके एसिड को आपको हाथ से डायरेक्ट नहीं टच करना है, डायरेक्ट नहीं छूना है, उससे क्या होगा? हाथ आपका गल भी सकता है। देखिए यहाँ पे गलने का सिंबल है, यानी गल गया थोड़ा सा, ये भी गल गया, तो यही इसका इंडिकेशन क्या है? इंडिकेट क्या करता है कि अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन को आपको डायरेक्ट नहीं छूना है, उससे जैसे एसिड निकाले तो डायरेक्ट उसको हाथ में नहीं लेना है, ठीक है। तो उसी के बर्तन में चेतावनी चिन्ह रहता है, किसका? अम्ल और क्षार का। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी, ठीक है। अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है कि आपको अम्ल और क्षार को डायरेक्ट हाथों से नहीं इस्तेमाल करना है। आगे देखिए, इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली, तो इमली में क्या होता है? टार्टरिक अम्ल। इसको आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, इमली में क्या होता है? टार्टरिक अम्ल, ठीक है। और सिट्रिक अम्ल की बात करें तो ये किसमें होता है? नींबू, ये किसमें होता है? नींबू में। और यहाँ भी सिट्रिक है, ऑप्शन रिपीट कर दिया है, नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो सिट्रिक अम्ल और किसमें होता है? संतरा में होता है, जो कि नींबू का बड़ा आकार होता है, ठीक है। संतरा में क्या होता है? सिट्रिक अम्ल। आगे लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल किसमें होता है? दही में, किसमें? दही में। और उसमें जीवाणु कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। इसमें बोल रहा था कि इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो इमली क्या हो जाएगा? टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन बी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 तक हम टोटल सॉल्व कर दिए हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।